बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स। तो हमने हर हस्ब मामूल जो हेडिंग्स मुकर्रर की थी वहाँ से चलते हैं। सबसे पहले नोमेनक्लेचर का मतलब बताया था आपको, ये नाम क्यों रखा गया। तो प्लेटीहेल्मिन्थ का तर्जुमा है प्लेट वॉर्म्स। पहले ये वॉर्म वाला मसला हल करते हैं। आमतौर पर हम जब बातचीत करते हैं तो कीड़े मकोड़े कहते हैं, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। वॉर्म्स हैं जिनको कीड़े कहा जा सकता है, तो मकोड़े किसे कहते हैं। ये जो हशरात जिनकी टांगें हों पर हों, इनमें कुछ भी नहीं होता ऐसा, कोई टांगें कुछ भी नहीं, यानी जस्ट इस तरह के होंगे। और अगर इनका जिस्म फ्लैट हो, चपटा हो, तो फ्लैट वॉर्म्स कहलाएंगे, राउंडेड हो तो राउंड वॉर्म्स कहलाएंगे। तो ये इस वक्त हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्लैट वॉर्म्स, चपटे जिस्म वाले कीड़े हैं। और अब आते हैं हैबिटेट ये कहाँ पाए जाएंगे। मोस्टली ये पैरासाइट्स हैं, और पैरासाइट्स होने की वजह से ये इनका हैबिटेट होस्ट बॉडी होता है, होस्ट के जिस्म के अंदर रहेंगे। तो जो होस्ट के जिस्म के अंदर रहे उसको एंडोपैरासाइट कहते हैं। अगर कोई बाहर रहता हो तो उसको एक्टोपैरासाइट कहा जाता है। ये कैसे हैं, एंडोपैरासाइट से। अच्छा, फ्यू आर टेरेस्ट्रियल, चंद होंगे जो टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी होस्ट के अंदर रहती है। हैबिट भी इसी में आ गया। हैबिट पैरासाइट्स हैं तो फ्री लिविंग नहीं है ये, लेकिन आमतौर पर ये मोटाइल हो सकते हैं। और फ्यू टेरेस्ट्रियल नहीं है, सॉरी, फ्रेश वाटर, इनके कुछ मेंबर्स हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। या ये पानी में होंगे फ्रेश वाटर में, या फिर ये होस्ट के जिस्म में रहेंगे। इसके बाद बारी आती है जनरल कैरेक्टर्स की। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात जहन में रखने को कहूँगा मैं, कि हम जब ये फाइला पढ़ते हैं तो पढ़ने के दौरान आपको महसूस होना चाहिए कि कुछ बेहतरी आ रही है। बेहतरी दो तरह से आएगी, या तो कोई सिस्टम या नई चीज़ आएगी, वो पहले मैं नहीं थी इस ग्रुप में आ गई, या कोई सिस्टम पहले ग्रुप में आ गया था अब इम्प्रूव हुआ है, तो ये आपको फील होना चाहिए। जनरल कैरेक्टर्स में ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक। इससे पहले वाला ग्रुप कैसा था, डिप्लोब्लास्टिक था। ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक किसको कहते हैं, जिनमें एम्ब्रियोनिक मरहले में टिश्यूज की 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन लेयर्स को असल में जर्मिनल लेयर्स कहा जाता है। 3 जर्मिनल लेयर्स, इनके पास तीनों है, इसलिए ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। दूसरी चीज जो नया बन आ गया पिछले ग्रुप के मुकाबले में, ये है बायलैटरली सिमेट्रिकल। सिमेट्री को भी हम कई दफा से डिस्कस कर चुके हैं कि बॉडी ऑर्गन्स इस तरह से इनके सेंट्रल एक्सिस के गिर्द लगे हुए हैं कि अगर हम एक प्लेन से इनको काटें तो 2 बराबर हिस्से बन सकते हैं, एक से ज़्यादा प्लेन से नहीं बन सकते हैं। इसलिए क्या कहते हैं इनको, बायलैटरली सिमेट्रिकल। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक इनका नुमाइंदा है, सबसे ज़्यादा स्टडी किया जाने वाला, ये प्लेनेरियन कहलाता है। इसका जिस्म इस तरह से है, और अगर हम इसको यहाँ से काटेंगे सिर्फ इसी प्लेन से, तो 2 मिरर इमेजेस बन सकते हैं, और किसी तरह से भी काटें 2 बराबर हिस्से नहीं बन सकते। अच्छा, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल हैं, एसिलोमेट्स हैं। ये सारी टर्म्स हम पहले ही अलग अलग करके डिस्कस कर चुके हैं। एसिलोमेट का मतलब क्या है, इनमें सिलोम नहीं है। ये सिलोम का अचानक जिक्र क्यों आया, इसलिए कि सिलोम सिर्फ मेसोडर्म जिसमें होगी वहाँ मुमकिन है, क्योंकि सिलोम की डेफिनेशन क्या बताया हमने, अ स्पेस बिटवीन 2 मेसोडर्मल लेयर्स, उसको सिलोम कहा जाता है। यहाँ पर सिलोम नहीं है, यानी गुंजाइश है, मेसोडर्म की मौजूदगी की वजह से गुंजाइश है, लेकिन सिलोम नहीं बनी है। असल में इन्होंने क्या किया है, ये फर्ज करें एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, मेसोडर्म ने बीच में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान जो स्पेस था उसको मेसोडर्म ने फिल किया है। फिल करने की वजह से कोई कैविटी नहीं बनी है,
लिहाजा ये एसिलोमेट्स कहलाए। अच्छा, अब इसके बॉडी के दूसरे पार्ट्स देखते हैं, सिस्टम्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले पिछले ग्रुप में दो सिस्टम वजूद में आए थे, एक डाइजेस्टिव सिस्टम था, दूसरा नर्वस सिस्टम। यहाँ इंप्रूवमेंट क्या हुई है? तो पहली बात तो ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें मौजूद है और सेक लाइक है। सेक लाइक का क्या मतलब बताया था? जिसमें सिर्फ एक ओपनिंग है, माउथ। इनमें भी एक ओपनिंग है, माउथ। उसी के जरिए खाते भी हैं, उसी के जरिए डिफिकेट भी करते हैं। और लेकिन यहां इंप्रूवमेंट ये आई है कि ये ब्रांच्ड है, एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड है। इससे पहले वाले ग्रुप में सेक लाइक था लेकिन ब्रांचिंग नहीं थी। देखिए मैं याद दिलाता हूं, सिलेंट्रेट्स मसलन हाइड्रा था। हाइड्रा का ये मुंह है, ये सिलेंट्रोन या इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है। खुराक इसी के जरिए आती है और इसी के जरिए वेस्ट बाहर जाता है, लेकिन इसको माउथ कहा था। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह का है देख लें, ये प्लेनेरियन कहलाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का बाहर की ओपनिंग ये माउथ कहलाता है, इधर है। और माउथ के जस्ट पीछे बहुत मामूली सी ट्यूब है जिसको आप एसोफेगस कह सकते हो। एसोफेगस या फेरिंक्स हल्क ये है। और फेरिंक्स के फौरन बाद इसकी तीन शाखाएं होती हैं। एक शाख नीचे की तरफ आती है इस तरह, एक आगे की तरफ बढ़ती है, एक दूसरे साइड से नीचे आती है। तो ब्रांचिंग हो गई। और ब्रांचिंग सिर्फ इसी पे खत्म नहीं हुई, यहाँ आगे हर ब्रांच से फर्दर ब्रांचेस निकली हैं और छोटी बड़ी इतनी ज्यादा ब्रांचेस हैं कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे जिस्म पर फैला हुआ है इस तरह से। और ऐसा लगता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा इस जिस्म में कुछ भी नहीं है, इतना एक्सटेंसिवली ब्रांच नहीं है। अच्छा, खुराक किधर से खाते हैं ये? खुराक खाने के लिए क्या करते हैं ये? देखें, हम भी तो खुराक खाते हैं लेकिन मुंह से नहीं खाते हैं। मुंह तक हाथ लेकर आता है खुराक को, फिर मुंह खा सकता है। तो इनका मुंह डायरेक्ट खुराक इंजेस्ट नहीं कर सकता। अपने इस हल्क को या फेरिंक्स को ये बाहर निकालते हैं, खुराक को पकड़ते हैं, फिर उल्टा होकर अंदर जाता है। मैं मिसाल बताता हूँ, आप जहन रखें। जिस तरह जुराब उतारा आपने, जुराब के अंदर हाथ डाला, पकड़ कर उल्टा किया, फिर बाहर, फिर वापस। इसी तरह इनका अंदर का ये फेरिंक्स मुंह के जरिए बाहर आता है, खुराक को पकड़ के वापस अंदर चला जाता है, तो खुराक डायरेक्ट इधर पहुंचती है। यहां से ही डाइजेशन शुरू होकर कुछ खुराक इस नाली में, कुछ इस नाली में, कुछ आगे, और यहां से ये डाइजेस्टिव सिस्टम खुराक को डाइजेस्ट भी करता है, डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। नहीं गौर किया? हमारे अंदर क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम खुराक को सिर्फ डाइजेस्ट करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कर रहा है? खुराक को डाइजेस्ट भी करता है, डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। तो ये पहले वाले ग्रुप के मुकाबले में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आ गई है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम सेक लाइक है लेकिन एक्सटेंसिवली ब्रांच है। दूसरा सिस्टम जो पहले वाले ग्रुप में था, यहां भी है, नर्वस सिस्टम। पहले ग्रुप में नर्वस सिस्टम कैसा था? डिफ्यूज टाइप का। यहां पर नर्वस सिस्टम पहली दफा सेंट्रलाइज्ड हुआ है। सेंट्रलाइज्ड कहो या सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहो, दोनों का मतलब एक है। और ये इस तरह से है कि फर्ज करें ये हमारा फिर वही प्लेनेरियन है। इसमें तीन तरह के न्यूरॉन हैं। पहला फर्क तो ये है, इससे पहले वाले में सिर्फ एक तरह के न्यूरॉन थे, सारे एक जैसे। यहाँ तीन तरह के न्यूरॉन हैं और न्यूरॉन की सेल बॉडीज का के दो एग्रीगेट्स यहाँ जमा हो गए, दो एग्रीगेशंस वजूद में आए। इनको कहा जाता है सेरिब्रल गैंग्लिया। याद रखना, गैंग्लिया इज एन एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडीज। सेल बॉडीज के छोटे से इज्तिमा को गैंग्लिया कहते हैं। काफी बड़ा हो जाए तो उसी को ब्रेन कहते हैं। तो गैंग्लिया का तर्जुमा हम क्या समझे? बहुत छोटा सा दिमाग। और यहां से दो लेटरल नर्व्स निकलती है। नर्व क्या चीज है? बंडल ऑफ
एक्सोन्स आर डेंड्राइट्स। और ये नर्व्स आपस में इस तरह से जुड़ी हुई, बीच में कमीशोर्स कहते हैं इनको, और इनसे ब्रांचेस भी निकली है। तो जिस्म का कोई हिस्सा नर्वस सिस्टम की पहुंच से दूर नहीं है, यानी जिस्म के हर हिस्से तक नर्वस सिस्टम की रसाई है, और जिस्म के जिस हिस्से में भी कुछ भी हो जाए उधर के मैसेजेस को लाके इन नर्व्स के जरिए आगे गैंग्लियन तक पहुंचाया जाता है, और गैंग्लियन से और छोटी नर्व्स निकलकर आसपास गई हैं, इधर से भी मैसेज सारे इधर आ जाते हैं। तो फैसला इस जगह पे होता है। यानी मैं आपको यूं बताने की कोशिश करूंगा कि फर्ज करें कि स्टिमुलस किस पार्ट पे अप्लाई हुआ, इस स्टिमुलस को यहां लाया गया, यहां फैसला किया गया कि इसका जवाब क्या देना है। इस तरह के नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये कैरेक्टर नया आया है इनके पास। और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ ही फ्री लिविंग फॉर्म्स, यानी मेजॉरिटी तो पैरासाइट्स है ना, लेकिन जो फ्री लिविंग फॉर्म्स हैं ये है सेंस ऑर्गन्स। इनके पास कुछ सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं। मिसाल के तौर पर एक सेंस ऑर्गन है आई स्पॉट। आई स्पॉट सादा तरीन आंख कह सकते हैं आप इसको। याद रखना, हमारी आंख रोशनी है या नहीं है उसका भी पता चलाती है, इमेजेस भी देख सकती है और कलर्स भी डिटेक्ट कर सकती है। ये जिसको आई स्पॉट कहते हैं, ये सिर्फ रोशनी है या नहीं है इसका पता चला सकती है। और आई स्पॉट कहाँ है? बाहर से देखेंगे तो आपको ये नजर आएंगे, ये। तो इसमें और गैंग्लिया में कंफ्यूज नहीं होना है। गैंग्लिया जब हम इनका सेक्शन काटते हैं तो फिर नजर आता है ये नर्वस सिस्टम अंदर एपिडर्मिस या एक्टोडर्म के अंदर है ये, और ये बाहर से नजर आते हैं। इनकी मदद से रोशनी है या नहीं है ये मालूम कर सकते हैं। अच्छा, इनके वेंट्रल साइड पर सीलिया होते हैं जिसकी मदद से ये पानी में तैर सकते हैं, लेकिन जो नॉन मोटाइल है वो चल नहीं सकते। पैरासाइटिक फॉर्म्स आर नॉन मोटाइल, फ्री लिविंग फॉर्म्स आर मोटाइल। दे हैव सीलिया ऑन देयर लोअर साइड। अच्छा, ये नर्व प्लेक्सस कहलाता है। ये भी इस प्लेक्सस की दो तहें हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो नर्वस सिस्टम हम आपको दिखा रहे हैं सिर्फ इस तरह का नहीं है, ऐसे दो हैं जो एक के ऊपर एक है और वो भी आपस में जुड़े हुए। तो नर्वस सिस्टम बेहतर हुआ है और सेंट्रलाइज हुआ है। ये इतना यूजफुल साबित हुआ कि यहाँ से आगे जितने जानदारों में नर्वस सिस्टम होगा वो सेंट्रलाइज ही होगा। इसके अलावा बहुत सारे सिस्टम अभी भी मिसिंग हैं। मसलन जनरल बॉडी से गैस एक्सचेंज होता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, अलबत्ता एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है। ये पहली दफा वजूद में आया है, इससे पहले नहीं था। एक्सक्रीटरी सिस्टम consists of excretory ducts। आप इसको ये ऐसे देख लें, ये फर्ज करें प्लेनेरियन है, ड्यूजेसिया इसको कहते हैं। इसमें ये दो इस तरह की नालियां हैं और इनकी शाखें निकली हुई हैं, बहुत सारी शाखें। उन शाखों में एक खास टाइप का सेल पाया जाता है। उस सेल को फ्लेम सेल या फ्लेम बल्ब कहते हैं। इनमें से एक नाली इधर बाहर खुलती है, एक इस साइड पे बाहर खुलती है, बाकी सारी बंद है। और एक्सक्रीटरी डक्ट्स में जैसे मैंने कहा है फ्लेम सेल्स या इनको कहते हैं फ्लेम बल्ब्स। ये क्यों कहा जाता है इसको भी देखते हैं। ये हम बाहर निकालते हैं छोटा सा पार्ट, तो ये एक ट्यूब है और ये ट्यूब इतनी बारीक है कि सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी है। आप यूं समझ लें, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा, और इसी तरह ये सेल है, ये सेल इस तरह से सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, बहुत पतली है। इन्हीं सिंगल लेयर ऑफ सेल में से कुछ सेल्स इस तरह से बाहर निकले हुए और इनकी शेप ऐसे है। ये सेल है, उसका न्यूक्लियस, इसके अंदर सीलिया है और ये सीलिया मुसलसल फ्लिकरिंग करते हैं।
हिलते जुलते रहते हैं, जिसकी वजह से ये जलते हुए शोले की तरह लगता है। इसी को फ्लेम सेल या फ्लेम बल्ब कहा जाता है। ये फ्लेम बल्ब्स बहुत सारे इधर होते हैं। ये क्या करते हैं, आसपास से अमोनिया को या यूरिया को लाकर इस ट्यूब में डालते हैं, फिर इस ट्यूब से मेन ट्यूब से जो एक्सक्रीटरी पोर है, दो, एक उधर एक इधर, उसके जरिए इसको बाहर खारिज किया जाता है। तो मैं आपसे पूछूं कि इस प्लेटी हेलमिंथ में नया सिस्टम कौन सा आ गया, तो क्या बताएंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के यूनिट को क्या कहते हैं? फ्लेम सेल या फ्लेम बल्ब कहते हैं। और इसमें भी इंप्रूवमेंट हमें नजर आएगी आगे। और कोई काबिल जिक्र सिस्टम नहीं आया है, अलबत्ता रिप्रोडक्शन में मौजूद है। तो देखते हैं रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनके पास है, और रिप्रोडक्शन दो तरह से करते हैं, एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है। यहां सेक्सुअल ज्यादा कॉमन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन है। बाइनरी फिशन का मतलब है कि ये पूरा मल्टी सेलुलर एनिमल दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। मैं अभी बताता हूं आपको। दूसरा है रीजनरेशन। ये आप एक और नुक्ता याद रखें। रीजनरेशन का मतलब है द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रीफॉर्म इट्स लॉस्ट पार्ट्स। किसी जानदार की वो खूबी जिसकी बदौलत वो अपने खोए हुए हिस्सों को दोबारा बना सके। तो फिर किसी प्लेनेरिया की बात करें, अगर ये हादसाती तौर पर इसका कोई टुकड़ा कट गया तो ये क्या करेगा, अगले हिस्से का ये हिस्सा जाया हुआ है ना, उसको रिफॉर्म करेगा तो ये मुकम्मल हो जाएगा। और पिछला हिस्सा, ये टुकड़ा था, ये अपने अगले हिस्से को रिफॉर्म करेगा, रीजनरेट करेगा। तो इसको नुकसान के बजाय फायदा हुआ। दो टुकड़े हुए थे, हर टुकड़े से एक नया जानदार बन गया। ये हादसाती तौर पर हो जाए तो रीजनरेशन कहते हैं। अगर ऐसा ये खुद करे तो इसको बाइनरी फिशन कहते हैं। और बाइनरी फिशन के दो तरीके हैं इनके पास। एक ये है कि बीच से ही ये स्प्लिट होना शुरू हो जाता है। मसलन फर्ज करें इनका जिस्म इस तरह से है, ये यहां से स्प्लिट होना शुरू हुआ। ये स्प्लिटिंग नीचे तक आई है आस्ता आस्ता। जब नीचे आ रही होती है तो ये अपना लॉस्ट पार्ट इधर से बनाना शुरू करेगा, ये अपना लॉस्ट पार्ट इस तरफ से बनाना शुरू करेगा। तो देखते ही देखते थोड़ी देर के बाद ये इस तरह से दो जानदारों पर मुश्तमिल हो जाएगा। ये इस तरह से अभी पिछला हिस्सा जुड़ा हुआ है, आगे से ये दो बन रहे हैं। शुरू में बिल्कुल नॉर्मल से होंगे, जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो दो ओरिजिनल शेप वाले आ जाएंगे। सर इसमें साइज डिफरेंस आएगा यानी नहीं, साइज तकरीबन सेम रहेगा क्योंकि ये वर्टिकल हुआ है। हाँ, अलबत्ता बाज औकात ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। मसलन यहाँ पर से ये स्प्लिट होना शुरू हुआ है, अभी निचला हिस्सा इधर है, यहाँ एक कंस्ट्रक्शन पैदा हुई जिसने दो हिस्से कर दिए। तो अब ये अगला हिस्सा पिछला हिस्सा बनाएगा, पिछला हिस्सा अपना अगला हिस्सा बनाएगा, तो दो जानदार बन जाएगा। इन दोनों को बाइनरी फिशन कहा है। ठीक हो गया। ये थी जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आते हैं इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये आमतौर पर हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। हर्माफ्रोडाइट किसको कहा जाता है? जिसमें एक ही जानदार दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रखता है। और फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। यहां जो फर्टिलाइजेशन होती है वो आमतौर पर इंटरनल होती है और यूजुअली सेल्फ फर्टिलाइजेशन है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि जिस इंडिविजुअल ने मेल स्पर्म प्रोड्यूस किए हैं उसी के एग्स के साथ वो फर्टिलाइज करेंगे। बाज़ औक़ात क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होती है, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स गैमेट्स का तबादला करते हैं। तो ये इनका
रिप्रोडक्शन का तरीका था। अब आते हैं इनकी मशहूर मिसालें कौन सी हैं। एक तो ये बहुत मशहूर है ड्यूजेसिया, जिसको प्लेनेरिया कहा जाता है। ये फ्री लिविंग था, जिसका अभी मैंने बार बार डायग्राम के जरिए आपके सामने नक्शा रखने की कोशिश की। दूसरा है फ्लूकवॉर्म्स, या इनको लिवर फ्लूक्स कहा जाता है। लिवर फ्लूक ह्यूमन में का पैरासाइट्स है। मेमल्स के साथ साथ जो केटल है उनके अलावा ह्यूमन में भी ये लिवर के अंदर पाया जाता है, बाइल डक्ट में। और इसकी शक्ल ये है, ये इस तरह से फेसियोला हेपेटिका इसका नाम है। यहां पर एक शक्कर है, इसकी मदद से ये होस्ट के बॉडी पार्ट्स के साथ चिमटता है, और ये बीच में माउथ है इसका, और बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो अभी बताया था इसी तरह से। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक है टेपवॉर्म। टेपवॉर्म या टीनासोलियम। टीनासोलियम का जिस्म इस तरह से है, साइड से देखेंगे तो हमें इस तरह नजर आएगा, और इसमें कट्स लगे हुए होंगे। जो हम आगे बढ़ेंगे ये कट्स या ये पीसेस साइज में बड़े होते चले जाएंगे, और इन टुकड़ों को प्रोग्लोटिड्स कहा जाता है। प्रोग्लोटिड्स ये सर नहीं है, सर जैसा एक हिस्सा है, इसको स्कोलेक्स कहते हैं, स्कोलेक्स। और इसमें 4 सकर्स हैं। एक शक्कर ये है, दूसरा शक्कर ये है, तीसरा शक्कर ये है, और चौथा इसके पीछे है। अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ये हमें ऐसे नजर आएगा, 1 शक्कर, 2 शक्कर, 3 और ये 4 शक्कर। शक्कर किसकी मदद से कहते हैं? जिसकी मदद से ये होस्ट के जिस्म के साथ चिमटता है। और इस टेपवॉर्म का साइज बहुत बड़ा है, तकरीबन ये 75 फीट है। लेकिन बैक वक्त इतना लंबा नहीं होता। ये अपनी लाइफ में ये प्रोग्लोटिड जो मैच्योर हो जाता है, टूट के निकलता रहता है। एक टेपवॉर्म अपनी जिंदगी में जितने टुकड़े रिलीज करता है, उन सब को जोड़कर देखा गया है तो 75 फीट का हो गया। और ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये लिवर में पाया जा रहा था, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और प्लेनेरियन जो हमने डिस्कस किया वो फ्री लिविंग था। तो ये मिसालें हैं। अब इसके बाद इनकी इंपॉर्टेंस, मैंने आपको शुरू में बताया है, इंपॉर्टेंस के माने हैं जिसको हम इग्नोर ना कर सकते। किसको इग्नोर नहीं कर सकते? जो हमारे लिए मुफीद हो उसको भी, जो हमारे लिए नुकसानदेह हो उसको भी। ये ज्यादातर नुकसानदेह है। तो दीज आर बीइंग पैरासाइट्स ऑफ cattle and human, they cause diseases, बाज़ औक़ात डेथ का सबब बनते हैं। खास तौर पर ये जो ये जो टेपवॉर्म है, ये तो अगर ये इन्फेस्ट हो जाए, ये भी एक जुमला याद आया तो सुन लें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जिस्म में जाए तो इसको इन्फेक्शन कहते हैं। ये बड़े हैं ना, मैक्रो नजर आते हैं खाली यहाँ से। ये जिस्म में दाखिल हो जाए तो इसको कहते हैं इन्फेस्टेशन। जब ये किसी के जिस्म में चले जाए, इन्फेस्ट करें उसको, तो इसको रिमूव करना बहुत मुश्किल काम है। बड़ी मुश्किल से ये जान छोड़ता है। तो ये है जी, कौन से ग्रुप का ताल्लुक? प्लेटीहेल्मिन्थ्स या फ्लैटवॉर्म्स का जिक्र था। तीसरा फाइलम हमने पढ़ लिया है।